प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं असद उमर साहब, शाहिद सैयद साहब और सरवर बारी साहब। सबको वेलकम करूंगा। असद उमर साहब, शिकस्त तस्लीम करते हैं? तो मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में, तो इस वक्त मैं तो वहाँ पे ग्राउंड पे हूँ नहीं, लेकिन मुत्तहिदा को इस सीट के ऊपर सबसे ज्यादा वोट पड़े, उसमें कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात है नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में खुश दिली के साथ अगर हार मान ले तो अच्छा है, क्योंकि मुकाबला नहीं था आपका मुकाबला नहीं था। अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं हार मान लूँ ना, मैं किसी और कैंडिडेट के आप पे कैसे हार मान लूँ? अच्छा, मई 2013 के इंतखाबात में एक आपका स्टेटमेंट था जो मेरे ख्याल में आपको बहुत भारी पड़ा। आपने मुबारकबाद दे दी थी नून लीग वालों को, फिर जब आपकी जमात ने उन पर धांधली के इल्जाम लगाए तो फिर बड़ा वो मसला पैदा हो जाता था कि आपने तो कहा मुबारक हो, आप जीत गए हैं जी, आपको लीड मिल गई है। मैंने आज आप कॉन्शियस है? मैंने उस दिन रात को बोला था, उससे पीटीआई की स्टेटमेंट आज तक 1 इंच भी दूर नहीं है। मैंने उस दिन कहा था कि इस वक्त जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें लग रहा ये है कि एग्जैक्टली उस वक्त भी मैंने ये कहा था, लग रहा ये है कि पीएमएलएन को सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी सेंटर में, और लग रहा ये है कि केपीके में सबसे ज्यादा सीट्स मिलेंगी पीटीआई को। मैंने पीटीआई के लिए भी अल्फाज लगा के इस्तेमाल। सर, जो अभी तक के नतायज हैं, मैं आप ही के अल्फाज पिक कर लूं, आप ही के नतायज पिक कर लूं, आपके अल्फाज पिक कर लूं कि अभी तक के नतायज से लग रहा है कि एमक्यूएम जीत रही है वाज़े मार्जिन के साथ। मैं इसके ऊपर मजीद आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मेरे क्योंकि देखिए, जो कराची को नहीं समझते उनके लिए मैं बता दूं, कराची की जो 20 सीटें हैं उसमें से अगर 1 या 2 सबसे मजबूत मुत्तहिदा की सीट्स आप देखेंगे तो वो NA 246 है। NA 246 में जो असल सवाल देखने का था, जो तजियाकार थे, आई थिंक मैं ऑन एयर भी अगर आपको बता दूं तो उसमें कोई हरज नहीं है लोगों को कि मेरे और आपके आज BBM एक्सचेंज हुए थे, और मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो मैंने आपको रिजल्ट से कई घंटे पहले कहा था। मैं ये पढ़ के सुना सकता हूँ असद उमर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपने क्या लिखा था? क्योंकि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं असद उमर साहब। मैंने इनको पूछा कि जो ट्रेंड शो करते हैं एमक्यूएम क्लियरली लीड कर रही है, तो असद उमर साहब का जवाब अगर एज इट इज़ भी मैं पढ़ दूं तो उसमें कोई मजायका नहीं है। इन्होंने इसको री इंडोर्स करते हुए कहा कि ये एमक्यूएम की स्ट्रांग होल्ड है, हम मुकाबला किया है लेकिन लगता यही है कि जीतेगी एमक्यूएम। ये हम मेरे ख्याल में दोपहर से पहले हमने ये मैसेज एक्सचेंज किया था। हाँ, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है एमक्यूएम का, जो उन्होंने जनरल इलेक्शन में अचीव किया था, अगर उससे सिग्निफिकेंटली कम मार्जिन ऑफ विक्ट्री इस दफा नजर आया तो इसका मतलब कि 10 एक सीटें हैं कराची की जो खुल जाएंगी, जो लोग बोलेंगे एमक्यूएम एक फ्री फेयर इलेक्शन में हार सकती है। हाँ, ये इनका अगला हिस्सा है, ये मैं दोबारा दोहरा दूं। असद उमर साहब का ख्याल यह है कि आज वाले नताइज से, अगर पिछली दफा लाख से ज्यादा वोटों से नबील गबोल जीते थे, आज के नताइज ये जाहिर करते हैं कि वो 30-40 हज़ार या जो भी होगा, ये नंबर लिखा नहीं हुआ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा आम इंतखाबात में 10 नशिस्तें कराची की ऐसी होंगी जहां हमारा मुकाबला तगड़ा होगा एमक्यूएम से। दुरुस्त वजाहत की है जी मैंने असद उमर साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एमक्यूएम को मुबारक दे दें, फिर आपकी मीटिंग है, मुझे पता है आपने जाना है, तो आप मुबारक तो दे दीजिए एमक्यूएम वालों को, अल्ताफ भाई को मुबारक दे दीजिए। सर बिल्कुल, अगर वो ये नताइज जो हैं ये कंफर्म हो गए और वो जीत गए तो बिल्कुल हम खुले दिल से उनको मुबारकबाद दे देंगे। लेकिन एक क्विक कमेंट मैं और साथ करता चलूं, जो अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो सबसे खराब खबर आई है ना नदीम, वो है जमात इस्लामी की। दैट्स ट्रू, क्योंकि अगर जमात इस्लामी इस सीट के ऊपर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती तो इसका मतलब बाकी कराची में तो बिल्कुल फारिग है। एक चीज आपके लिए लेसन है, आपका जमात इस्लामी से इत्तेहाद चल नहीं सकता। वो सिंध में ख्वाब देख रहे थे नून लीग के साथ मिलकर लोकल बॉडीज इलेक्शन में 50% सीटों के ऊपर इंतखाब लड़ने का। मुझे लगता है कि आपको यू हैव टू रीथिंक अपनी स्ट्रेटजी, आपको दोबारा वजह करनी पड़ेगी। सर वो कराची के अंदर नून लीग तो है ही सिफर, जमात इस्लामी अब सिफर से थोड़ी सी ज्यादा ही रह गई है, तो बेशक इत्तेहाद करना चाहते हैं तो जरूर कर ले। नून लीग के साथ अब आप जमात इस्लामी के साथ मिलके जाएंगे लोकल बॉडीज में, या आप चाहेंगे कि आप खुद से जाएं? क्योंकि फर्क नहीं आपको पड़ेगा ज्यादा, जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी भी हो गई तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, हमें लगता यही है कि, और मेरी अगर आप जाती राय पूछेंगे तो वो होगी भी यही कि तहरीक इंसाफ को खुद अपनी शनाख्त के साथ इलेक्शन लड़ना। ये बात हुई ना, जैसे उमर साहब खुश रहिए, राजी रहिए, आप अपनी करिए। आज आसिफ अली जरदारी साहब तमाम जमातों के साथ मिल रहे हैं, जरदारी हाउस में एक मीटिंग है जहां असद उमर साहब भी जाएंगे और बाकी जमातें, हुक्मरान जमात भी, नून लीग के लोग भी जाएंगे, और वहां इलेक्टोरल रिफॉर्म और जुडिशल कमीशन उसके ऊपर बातें होंगी। क्योंकि एक हमने जब कल उनसे इंटरव्यू भी किया तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद जो है वो 2015 में इंतखाबात करवाना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जुडिशल कमीशन से जो ये चीज़ें अखज़ हों कि खराबियाँ क्या थी उसको बुनियाद बनाकर ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म की जाएँ जो आइंदा के इंतखाबात में खराबी को रोक सकें। शाहिद सैयद साहब, 246 के इलेक्शन के ऊपर आपका क्या तज्जिया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ही समझता हूँ कि इस
इलेक्शन में वाहिद ये बात सामने आई है कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल पार्टी की थी और वो न्यूट्रल रही, उनका कोई कैंडिडेट नहीं था, तो एक खुशैन बात। दूसरी बात इसमें कि रेंजर्स का जो रोल था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और हराजी तहसीन का जो कि हमारे तवक्कुआत से ज़्यादा उन्होंने यानी शफाफियत दिखाया और कोशिश की कि पोलिंग पे रेंजर्स, जबकि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने देखा वो बड़ी कोशिश की। हाँ, ये ज़रूर है कि इस कराची में और फिर ख़ासकर इस हल्के में कभी लोगों ने, आवाम ने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं देखा था, तो इसलिए लोगों को अजूबा भी लगा, तकलीफ भी लेने भी लगी, और शनाख्त 4 जगह दिखाना भी बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि पहले तो लोग बोलते भाई आपका वोट पड़ गया, आपको आने की ज़रूरत क्या थी। लिहाजा इस मतलब ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि हम कैपेबल है, अगर हम चाहें तो हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ी सी कमी रह गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिनसे तीनों बंदों ने, जो तीनों नुमाइंदे PTI वाला भी, MQM वाले भी और जमात इस्लामी के एतराज़ात शिकायत रहे और उनका अजाला आखिर तक ना हो सका। क्या वजूहत है वो बाद में भी जिक्र आएगा, अखबार आप तजज़ियाकार भी लिखते रहेंगे। मगर मैं ही समझता हूँ कि इस इलेक्शन में एक चीज़ जो मेरे सामने आई है, बहुत बड़ी गलतियाँ जो कि वो सियासतदानों ने की। अगर गाड़ियों के शीशे तोड़े तो पुलिस ने नहीं तोड़े, रेंजर्स ने नहीं तोड़े, इलेक्शन कमीशन ने नहीं तोड़े, वो हम लोगों ने आपस में तोड़े। और इसी तरीके से अगर किसी का झंडा जल गया या किसी के साथ ज़्यादा बदतमीजियाँ भी, डंडे चले, तो ये सियासतदानों ने किया। तो कम से कम हम में भी बर्दाश्त होना चाहिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, दुनिया से सीखना चाहिए। करीमाबाद के मनाजर दिखा रहे हैं जहां पर तोड़फोड़ भी हुई और PTI का झंडा जलाया गया, उसके बाद वहां बहुत मारपीट हुई और पुलिस और रेंजर्स को आके वहां शेलिंग करनी पड़ी। तो ये अनफॉर्चुनेट है। जब सारा दिन इलेक्शन साफ सुथरा हो गया था तो एंड में जीती हुई पार्टी को बहुत हौसला दिखाना चाहिए था। फाफिन से सरवर बारी साहब जिन्होंने सारा इलेक्शन ऑब्जर्व किया, तो इलेक्शन ऑब्जर्वर की राय भी ले लें। इलेक्शन ऑब्जर्वर क्या कहते हैं बारी साहब के इंतखाबात साफ सुथरे थे या गड़बड़ हुई? बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जहाँ तक पोलिंग की बात है, क्योंकि हम लोगों ने सुबह 7 बजे से लेकर कोई 4:30 बजे तक, मैं ख़ुद भी वहाँ फिरता रहा मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर और पोलिंग बूथ्स में, और इसके अलावा हमारे जो 60 के लगभग यानी कि 60 मुशाहदाकार भी थे जिन्होंने तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशंस के विज़िट भी किए, वहाँ रुके भी रहे। और उस बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक पोलिंग की बात है उसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी। और ये बिल्कुल सही है कि रेंजर्स का रोल जो है वो बहुत अहम है, उनकी मौजूदगी की वजह से बहुत सारी शफाफियत और उसमें जो गैर जानबदारी नज़र आई हमें। लेकिन ये अफसोस की बात है कि सियासी जमातें जो है, जो जिनको ख़ुद ये काम करना चाहिए था वो ख़ुद नहीं कर पाई, और उन्होंने जो है वो रेंजर्स और पुलिस की बहुत बड़ी नफरत जो है वो मौजूद थी। और रेंजर्स का ये काम तो नहीं है कि वो पोलिंग ऑफिसर के साथ बैठे और वो सारे अमल को देखे, और ये मैं समझता हूँ कि नहीं है। और ये सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आइंदा ख़ुद तय करें कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें। बारी साहब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप ये सर्टिफाई करते हैं कि 240 का आज का इंतखाब कोई लार्जली 90-95% साफ सुथरा था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, तो आप सर्टिफाई कर सकेंगे इसको? जो हमने वहाँ देखा उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो पोलिंग है वो फेयर और फ्री थी, और अमला जो है वो गैर जानबदार था। ये हम फेयर एंड फ्री और गैर जानबदार अमला, ये तो परफेक्ट स्टेटमेंट है फॉर एनी इलेक्शन। जी जी, परफेक्ट स्टेटमेंट है। और ये बात मत भूलें कि रेंजर्स की मौजूदगी में ये हुआ है, लेकिन ये मॉडल अगर हम चाहें कि ये पाकिस्तान पर लागू हो सकता है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि तकरीबन 9 लाख हमें रेंजर्स और पुलिस चाहिए। अगर हम पूरे जनरल इलेक्शन में ये करें तो दिस मॉडल इज कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। सही है, ये एक हल्के में पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट नहीं हो सकता। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। मैं ये सवाल शाही से ये सब आपसे भी पूछता हूँ क्योंकि पिछले इंतखाबात में भी जब फखरुद्दीन इब्राहिम ने जनरल क्यानी को बुलाया कि आप फौज के 2 सिपाही जो हैं, 2 अफसर, उन्होंने कहा था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर भी खड़े करिए और 2 बाहर भी खड़े करिए, तो उन्होंने कहा तो 3 तो पाकिस्तान की फौज ही नहीं है, इतना मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सिक्योरिटी दे सकते हैं हम, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते। बाई इलेक्शन में ये पॉसिबल है लेकिन जनरल इलेक्शन में नहीं है। तो जनरल इलेक्शन में क्या करेंगे? आज का इलेक्शन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत से लेसन मिले हैं इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी। पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये नदीम साहब, मैं ये समझता हूँ कि आप ये बात, ये हकीकत है कि फौज इतनी नहीं है हमारे पास काम जाके एक बूथ पे खड़ा करे, लेकिन ये जो इन लोगों ने एक और अच्छी काम की, जो मौके के ऊपर आपने सुना होगा सजाएं दी, 5,000 रुपये जुर्माना 3 महीने अंदर।
अगर इसी तरह से हम कानून की इम्प्लीमेंटेशन करें, हम अगर अपने आईन पे कानून को फॉलो करें और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें और हम अपना जो इलेक्शन का अमला है वो गैर जानिबदार आ जाए और हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं। उसके तरीके बहुत है। हमने आज दिन तक कभी इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दी, हमें तवज्जो देना पड़ेगा। फिर हम ये कि प्रोविंस वाइज भी कर सकते हैं, हम ये कि कौमी असम्बली का एक दिन करवा दें, फिर सूबाई बाद में करवा दें, इस तरह से कुछ चेंजेस में ले आए, या प्रोविंस वाइज करें, या कोई उसका हल निकालना चाहे तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ये रिफॉर्म की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, हमारे पार्लियामेंट को भी चाहिए, और हमारे सबको। मीडिया ने जितना रोल इसमें अदा किया और इलेक्शन में नहीं होता है। इस तरह से आज का जो मीडिया दायरे के एक इलाका था, लेकिन कैपेबल हमें है, करना चाहे तो कर सकते हैं कानून पे इम्प्लीमेंटेशन, और फिर इसमें सियासतदान अपना रोल अदा करे। ये जो तरीका है हमें अवाम ने सही सब मीडिया बहुत एक्टिव था इन्हें 246 में, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि ये एक कौमी असम्बली का हल्का है और कुछ 100 मीडिया चैनल आपको वहां खड़े 300 कैमराज और DSNGs के साथ नजर आए हैं। जब आप 272 सीट्स कौमी और बाकी सूबाई की मिला के 1100 सीट्स पे मुकाबला करेंगे तो इतना हमारा स्केल नहीं है। हम हर हल्के को मॉनिटर नहीं कर सकते। यहाँ कर सकते थे, यहाँ हर पोलिंग स्टेशन को कर सकते थे। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक और तरफ आपको लेके जा रहा हूँ कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में MNA बनने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है। हमें इस पे लेक्चर देने हैं, हमें इस पे काम करना है। आप सेनेटर क्यों मैं बनाऊं, हमें कानून साजी करना है। हमने तो उसको बल्दियात हवाला किया हुआ है, हमने तो बिजली लेनी है, हमें उससे नौकरियां लेनी है, हमने उसको करप्शन का आड़ लेना है। ये चीज़ें नासूर, अगर हम कोई सही एहतसाब करें कि जिन लोगों ने यानी मुल्क को लूटा है या लूट रहे हैं, या MNA का मतलब है कि सिर्फ पैसे कमाने की मशीन, तो फिर और इतने खर्चे जो हम कर रहे हैं, तो वो खराबियां अगर दूर हो जाए तो ऑटोमेटिकली आवाम को भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि हाँ भाई इसका रोल क्या है। हम बदकिस्मती से जिनका रोल है, यानी जहाँ पे 200 साल से डेमोक्रेसी चल रही है, वहां पे मुनज़्ज़म लोग आते हैं, अपना वोट काट के चला जाते हैं, अपना काम करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं। हम तो सुबह से लेकर शाम तक नारे लगाते हैं। नारे की जरूरत क्या है? आपको इख्तियार दिया हुआ है, आप अपना वोट कास्ट करें। प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स की बात करूं, तकरीबन इस वक्त की जो पोजीशन है 4323 है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की अपनी आसों उम्मीदों पे आज पानी फिर गया। वो उनका ख्याल था बड़े तगड़े हैं। 33,000 से जायद वोट हो चुके हैं इस वक्त तक MQM के, और अराउंड 10,000 बिलो 10,000 अभी तक PTI। तो आप प्रोजेक्शंस अगर आप लें तो आप प्रोजेक्शंस क्या जाहिर करते हैं? अभी ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं है, 87 पोलिंग स्टेशन हैं। आपकी प्रोजेक्शंस क्या जाहिर करती हैं प्रोग्रेसिव रिजल्ट की बेसिस पे? क्या हम किसके करीब करीब जा सकते हैं? परसेंटेज ऑफ वोट्स कितनी हुई, टर्नआउट कितनी हुई, और MQM टोटल कितना होगा, PTI कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, इसमें अगर आप पिछले इंतखाबात पर नज़र दौड़ाएं तो 2002 में तकरीबन जो टर्न आउट था वो 37% था, और 2008 में जो टर्न आउट है वो तकरीबन चला गया 63%, और फिर 2013 में कोई 56%। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो है टर्न आउट होगा 35-37% के लगभग, और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, जैसे कि 2002 में तकरीबन 20,000 का फ़र्क था MMA और MQM के दरमियान, और जो 2008 में जाके वो 1,80,000 का फ़र्क पड़ गया था, और फिर लाखों में फिर भी रहा 2013 में। तो मैं समझता हूँ चूँकि इलेक्शन का जो अमल है, पोलिंग का अमल है, जो बहुत फ्री एंड फेयर हमें नज़र आया, तो मैं समझता हूँ कि 2002 का रिपीट मुझे नज़र आ रहा है, और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साफ नज़र आ रहा है कि MQM जो है वो इंतखाबात में फतह याब होगी, और दूसरे नंबर पर जो है वो अभी। आपका ख्याल ये है कि जो PTI और जमात इस्लामी के अगर वोट हम जमा कर लेंगे तो MQM की लीड 20,000 प्लस हो सकती है? तकरीबन मैं यही फोरकास्ट हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स व्हिच वी आर नाउ सीइंग। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ दो मेहमान शाही सैयद साहब और सरवर बारी साहब मौजूद हैं। 91 पोलिंग स्टेशन, 50,000 वोट तकरीबन डल चुका है। 213 पोलिंग स्टेशन टोटल हैं, तो रफली 1,20,000 30,000 वोट डल जाना चाहिए। शाही सैयद साहब, वोटों का ट्रेंड आपको क्या नजर आता है? मेरे तरह जैसा बारी साहब कहते हैं 35 से 40%, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त MQM को 70% वोट मिलेगा, और ये दोनों मिलकर 30%। मेरा जो अंदाजा जो है कैलकुलेशन के हिसाब से मैं निकालता हूँ, तो दोनों मिलके जिसमें से 10% वोट जमात इस्लामी को और 20% PTI को मिलेगा, 30% और 70% MQM को मिलेगा। अंदाज़ा तो यही है। और ये मैं समझूँ जीने नोटे जो रेशो है,
और इस हल्के भी जितना, जैसे आपने बताया कि पूरा पाकिस्तान में ऐसा करना मुमकिन है, तो मैं समझता हूँ कि तीनों पार्टियों ने फुल जोर लगा के पूरा कराची से अपने लोगों को इकट्ठा करके और जो पोलिंग एजेंट है या जो उनके कैंडिडेट है जो उनकी ख्वारी कर दी, लोगों को लाना था घर से, ये बहुत बड़ी रेशो है, बहुत बड़ी तादाद है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में खुला करे कि हमारे मुल्क में ऐसे इलेक्शन हो जाए। बड़ी लोगों ने हिम्मत की, इलाके के लोग भी निकाले, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, वो लोग जो ड्यूटी भी जाते थे उनको भी बुलाया और लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन और जेन्युइन रिजल्ट आ रहा है इस वक्त अभी जो हम देख रहे हैं। कोई इसमें धमाका नहीं है, कोई इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं है। सुबह से इल्ज़ाम तो तीनों पार्टियां लगा रहे थे, उसकी वजूहात ये थी कि अपने आप को शाम के ये जो रिजल्ट एक बनने के फेवर में होगा, बाकी दो ने अपने एम्बेरस से निकलने के लिए, शर्मिंदगी से निकालने के लिए, कभी रेंजर्स पे इल्ज़ाम, कभी पुलिस पे इल्ज़ाम, कभी इलेक्शन पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खाली अपने आप को सेविंग के लिए करना था। अदरवाइज जो इलेक्शन था मेरे हिसाब से इस वक्त के कोई सरप्राइज नहीं आपको लगा। वसीम अख्तर साहब MQM से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, एक तो आपसे कहूंगा कि अपील करिए अपने कारकुनान से। मैं तो चाहता था अल्ताफ हुसैन साहब आएँ और यहाँ पर ऑन एयर मेरे साथ लोगों से वो दरख्वास्त करें कि वो वापस घरों को चले जाएं, क्योंकि जीता हुआ इलेक्शन खराब ना करिए। आप बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीत रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, देखें, अभी अल्ताफ भाई ने अपील की है, वो एक चैनल में थे, उसके थ्रू अवाम से अपील की है, वहाँ कारकुनान से, हर एक से अपील की है और इंतजामिया से भी अपील की है कि थोड़ा सा कोशिश करके मामले को सुलझाने की जाए, इसको बढ़ाया ना जाए। हमारे जिम्मेदार मौजूद हैं वहाँ ग्राउंड पे, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई बदमज़गी ना बढ़े और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जल्द ये मामला तय हो जाएगा। वोटिंग ट्रेंड मुतमईन है आप? देखिए, अब उस जगह पहुंच चुके हैं हम। मैंने अपने खदशात आपको बताए थे, इलेक्शन कमीशन को भी बताया। डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत इस्तेमाल हुई है। इलेक्शन का टाइम जब खत्म हुआ नदीम साहब, तो लाइनें मौजूद थी। लाइनें रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के कि अगर लाइन लग जाए, वोट डालने कोई आ जाए तो उसको ले लिया जाता है टाइम के बाद भी, अगर टाइम निकल जाए। हमने रिक्वेस्ट की थी टाइम एक्सटेंड करने की, जो कि नहीं की, मगर कम से कम उन लाइनों को तो ले लेते अंदर। वो बाउंड्री के अंदर ही थे, वो शामियाने के अंदर थे, तो वो बेचारे बगैर वोट कास्ट किए चले गए। तो ये गलत है। सरवर बारी साहब, आप क्या कहते हैं? जो लोग आए होते हैं आमतौर पर जब गेट बंद किया जाता है तो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोगों को वोट डालने दिया जाता है। सरवर बारी साहब जी, बिल्कुल वसीम अख्तर से बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर जो है वो लोग जो क्यू में खड़े हैं उनका हक होता है कि उनको वोट डालने का मौका दिया जाए, और ये हुआ है। क्या रोका गया उनको 5 बजे के बाद? जो लोग 5 बजे के बाद गेट बंद कर दिया गया। बिल्डिंग्स के बाहर जो क्यू थी उनको अंदर नहीं आने दिया गया, लेकिन कुछ जगहों पे जाने दिया, कुछ जगहों पे नहीं जाने दिया गया। तो ये बिल्कुल डिसएनफ्रेंचाइज किया गया है और मैं समझता हूँ कि इसको चेक करना चाहिए था। जो RO हैं उनकी ये जिम्मेदारी थी कि ऐसी चीज़ों पर वो फौरन एक्शन लेते जो नहीं लिया गया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये वोटिंग ट्रेंड्स के ऊपर आप बात कर रहे थे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री आप कंपैरिजन 2002 से कर रहे थे, तो मैंने वो उस वक्त कराची चला गया रिजल्ट अपडेट्स के लिए। 91 के पोलिंग स्टेशन के नतीजे आ चुके हैं, 213 टोटल हैं। अब आपकी प्रोजेक्शंस क्या कहती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेंड चेंज हो। जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है जीतने वालों का और रनर अप और जो तीसरे नंबर पर, ये शायद इसी तरह चलता रहे। और जो टर्न आउट है वो मेरा अपना ख्याल है लेस देन 40% ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा ये। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोसेस था उसको जो हमने देखा है तो वो तो काफ़ी हद तक हमें फेयर एंड फ्री लगा है। कुछ चीज़ें हमने जो नोट की हैं वो ज़रूर हम चाहते हैं कि वो हाईलाइट की जाए। मसलन जो CCTV कैमरे लगाए गए वो गलत जगहों पे लगे हुए थे, और जो सीक्रेसी स्क्रीन होती है बिल्कुल उसके ऊपर थे। इसका मतलब ये था कि जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको चेक किया जा सकता है कि वो किस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं। इसको हमने पॉइंट आउट किया है। कुछ जगहों पर ये भी हमें नज़र आया कि जो पोलिंग स्टाफ है उसको अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह इल्म नहीं था। मसलन ये कि पहले से ही उन्होंने काउंटर फाइल्स और जो बैलेट पेपर है उन पर दस्तखत करके रखे हुए थे, जो कि पहले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि कुछ जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर नहीं, बहुत कम जगहों पर, लेकिन ये हुआ है
कि पूरी जो एक 100 बैलेट पेपर्स की कॉपी होती है उस पर पोलिंग ऑफिसर ने अपने दस्तखत ही नहीं किए थे, और दूसरी कॉपी जो है उसके तकरीबन 51 जो है बैलेट्स इशू हो चुके थे, नहीं हो रहे थे। उसकी तरफ हमने उनको इशारा किया कि ये गलत है। लेकिन जो असल बात ये थी कि एक एक कमरे के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जो कि ये नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से जो है। अच्छा शाहिद सईद साहब, आपसे भी नताइज के हवाले से भी और जो ऑब्जर्वेशन सरवर बारी साहब ने दिया उस पर आपसे भी राय ले लूँ। एक तो प्रोजेक्शन जो है अभी अगर वोटिंग ट्रेंड चले, आप कहते हैं कि 10% जमात, 20% PTI और रिमेनिंग 70% MQM, तो अगर इसी को बुनियाद बनाया जाए तो इसका मतलब है जमात 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पाएगी, 25-30 हज़ार एट बेस्ट जो है वो PTI लेगी, और बाकी का वोट जो 70-75 हज़ार है या 80 हज़ार है वो MQM के हिस्से में आएगा। यही कैलकुलेशन है आपकी? बिल्कुल 80 और 85, और यही जो मैंने लगाया तकरीबन उसका जमात इस्लामी का भी वही जो आप बता रहे हो वही बनेगा, 10% और 20%, बाकी 80-85 हज़ार उनको। लेकिन एक चीज़ जो सरवर बारी साहब ने कहा ये सच है, लेकिन इसके मुकाबले में ये देखो कि हमारे मुल्क में जो जमहूरी या जो हमने इलेक्शन की, कभी ये ट्रेंड नहीं रहा। कैमरे वाली बात ज़ाहिर गलत होगा, अगले मतलब इंशाल्लाह सही जगह लग जाएगा, या कुछ चीज़ें ऐसी जो नोट की ये हकीकत है, इस पर हमें तवज्जो है, उससे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ तो होगी लाजमी होगी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रही नहीं है। हमारे कभी फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे कभी तवज्जो दिया ही नहीं है। हम तो सिर्फ रिजल्ट आए, अपने कैंडिडेट को खुद भी पता नहीं होता है, बाज़ औक़ात कैंडिडेट अपना वोट भी कास्ट नहीं करता, जज्बात में आ जाता है। हमारे वो लोग जो एजेंट होते हैं वो एजेंट अपना वोट कास्ट नहीं कर देते हैं, उसको जाना पड़ता है, कुर्सी छोड़नी पड़ती है, इसलिए कि हमें वोट के एहतराम का पता नहीं है। लेकिन इस वक्त जो अब इलाके में लोगों की रिस्पेक्ट बनी, इज्जत बनी, क्योंकि कैंडिडेट डोर टू डोर गया, उससे वोट मांगा, तो क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था। तो मैं ही समझता हूँ कि ये बहुत खुशआइन और अच्छी बात है कि जो आज का इस इलाके से अगर हम कुछ सीखें और आने वाले वक्तों में उसका सद्भाव किया जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन शाहिद साहब एक डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब करीमाबाद पहुंच गए हैं, क्योंकि करीमाबाद की सूरत हाल यह है कि वहां पर वो आंख मचोली अभी जारी है, जो MQM के वर्कर्स हैं उनमें इश्ताल है, और दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा आपकी तरफ वसीम अख्तर साहब आ रहा हूँ, ये गुड डिसीजन है कि वहाँ पर 2 जो आपके मेन लीडर्स हैं उनको मैदान में भेजा गया कि वर्कर्स को बोलिए कि भाई घरों को वापस जाओ, ये जगह नहीं है, इस वक्त इलेक्शन जीता हुआ है, क्यों किसी की जान के दर पे हो रहे हो, इलेक्शन खराब हो जाएगा। तो बेटर चॉइस यही है कि लीडरशिप जाए और वर्कर्स को कंट्रोल करे। वसीम अख्तर साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्ताफ भाई की अपील आ चुकी है, उन्हीं की हिदायत पे ये सब चले गए हैं, और लोग मजीद जा रहे हैं। वहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं वो MNA MPAs मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत जल्द जो है वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा वहाँ का। मैं नदीम भाई एक और चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी, अगर आपके इल्म में हो, आज CM सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके इल्म में है? जी जी, कि वो जो डबल सवारी पे पाबंदी है वो मैंने नहीं लगाई। सर उनके इल्म में बहुत सारी बातें नहीं होती, परेशान ना हुआ करे, उनके इल्म में बहुत सारी चीजें नहीं होती। नहीं वो अलग बात है, मगर उनकी मर्जी से नहीं लगी है ये क्या नाम है डबल सवारी पाबंदी, क्योंकि गलत है। अगर ये देखिए जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ पाबंदियां नहीं लगती ये वाली, कि डबल सवारी पाबंदी है, 144 लगा दिया, तो क्या चाह रहे हैं? मतलब एक ऐसी सवारी है जो ऐसे इलाके लियाकताबाद वाले इलाके में मोटरसाइकिल इस्तेमाल होती है करके किसी। वैसे इस इलाके की एक जो पूरे पाकिस्तान को शायद पता ना हो कि यहाँ लोअर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा तादाद में बसती है, गरीबों की बस्ती है, ये डिफेंस नहीं है, ये क्लिफ्टन नहीं है, तो इलाके की हैत इस तरह की है वहाँ आबादी की कि वहाँ पर वो कोई पजारों वाले नहीं रहते, वहाँ पे गरीब लोग बसते हैं वहाँ पे, तो उनकी मजबूरियां हैं, वो पेश नजर रखनी चाहिए थी। जब भी आप इलेक्शन का वो प्रोटोकॉल बैठ के डिसाइड करते हैं, कुछ चीजें नजरअंदाज कर दी गई हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ से मैं आपसे मुतफिक हूँ वसीम साहब, ये बात आपकी सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर ऐसा ना होता ना तो वोट कास्ट ज्यादा होता, मेरा पॉइंट ये था। हाँ, लोग अच्छा, निकले हैं, बहुत निकले हैं लोग। एक बात वसीम साहब मैं दोबारा दोहरा के आपसे पूछ लूं, फिर मैं अपने बाकी दोनों मेहमानों से भी पूछूंगा उसके ऊपर। 3, 4, 5 सीटें ऐसी होंगी कि इसी आप प्रोटोकॉल के साथ जो आज रेंजर्स लगा के और कैमरे लगा के आपने इलेक्शन करवाए हैं, तो आप दोबारा कराची की सीटें जीत जाएंगे। 3, 4, 5 सीटें ऐसी होंगी जहां हो सकता है कि आप ना जीत पाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुकाबला हो सकता है आपको बड़ा टफ कंपटीशन मिल जाए 3-4 नशिस्तों के ऊपर, इससे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बड़े वसूख के साथ ही बात पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, तो क्यों नहीं एक बेहतर अरेंजमेंट कर लेते। हर साल ये शोर मच जाता है, ठप्पे लग गए जी, वो बैलेट बॉक्स भर दिए जी,
तो आप साफ सुथरा इंतखाब के लिए वट एवर इज पॉसिबल वो कर लें, एग्री कर लें उसके ऊपर। हमने कब मना किया है? हम बैठे, सियासी जमातें बैठे और तय करें, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। हम तो नहीं कह रही है, सेंसस तो करवा ले पहले, सेंसस पहले करवाना चाहिए आपको। सेंसस होगा उसके बाद आगे बढ़ेगी बात। डिलिमिटेशन जो हुई है उसको सही तरह से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करें ना, सिर्फ एमकेएम पे ही ना आ जाए कि एमकेएम ने करा के दिखा दिया। ये इलेक्शन जो हुआ है इससे शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। दुरुस्त है, वो अलग बात है, डिलेइंग टैक्टिस हुई वो अलग बात है। इससे पहले फौज की निगरानी में 4 इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन, वो एमकेएम जीती है। तो ये तो एक हवा बनाया हुआ है खामखाई का कि ठप्पे लग रहे हैं और सिर्फ मरकूज कराने के लिए कि कराची अच्छा, इस पे शाही सैयद साहब से भी राय ले लें। शाही सैयद साहब, अगर इसी अरेंजमेंट पे जो आज वाला अरेंजमेंट है इस पे कराची में इलेक्शन कराएं तो एमकेएम को कितनी नशिस्तें आप देते हैं? कितनी नशिस्तों से एमकेएम जीतेगी और कितनी नशिस्तों पे मुकाबला होगा? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सुमोटो एक्शन में एक बात की कि मुनसिफाना हल्काबंदिया फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी एक नतीजा अहज करेगा और कराची के जो इशू है इस पर असर पड़ेगा। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि यहाँ उर्दू स्पीकिंग का सबसे बड़ा शहर कराची है, ये मानना पड़ेगा। ये जैसे आज का जो सीट है ये बिल्कुल जैसे पीपल्स पार्टी का लड़काना है, इससे नवाज शरीफ को जो रेवंड का जो अपना जो इलाका है, तो मैं समझता हूँ यार जैसा हमारे ANP का गुलाम अहमद का NA1 है, ये तो उनका गढ़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इनके लोग इधर आबाद है, उनका वोट बैंक है और इन्होंने पिछले 20-25 साल से लोगों का कम या ज़्यादा काम तो किए। मसाइल तो लोगों के हैं, मसाइल अभी भी लोगों के बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही डेमोक्रेसी के मुताबिक और हम फेयर इलेक्शन करवाएंगे और लोगों को वैल्यू दे कि उनकी वोट की अहमियत है, ताकि लोग भी अपने चुनाव अपनी मर्जी से करें, तो मैं समझता हूँ कि इनकी हैसियत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। जो मजाफाती इलाके उसमें से सीट लॉस करेंगे, लेकिन शहर के जो सेंट्रल जिला है। में सरवर बारी साहब से भी जवाब ले लें। सरवर बारी साहब, इसी तरीके का 100% दुरुस्त इंतखाब, 90-95% साफ इंतखाब, तो एमकेएम कितनी नशिस्तें जीतेगी कराची से? देखिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का मेंबर हूँ। इस आज के दिन मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पार्टीजन बात हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं, लेकिन आज की जो कैजुअलिटी है आज के इलेक्शन की, गो के पॉजिटिव इलेक्शन हुए हैं, फ्री एंड फेयर हुए हैं रिलेटिवली, लेकिन कैजुअलिटी आज की जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अगर इस तरह की कैजुअलिटीज़ के साथ हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने लगे हैं तो हम एक मकसद हासिल कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हुआ है। तो इस हवाले से के ऊपर सवालात आ जाएंगे। सरवर बारी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सरवर बारी साहब, शाही सैयद साहब, वसीम सबका शुक्रिया मेरे साथ रहे आज के प्रोग्राम से। यहाँ से इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन समा के साथ रहिएगा। समा आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेगा और कंप्लीट रिजल्ट देगा। सबसे पहले इजाज़त दीजिए नदीम मलिक को। खुदा हाफिज़।